नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव। जी हाँ, नेपाल की राजनीति में इस बार चुनाव से पहले एक दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। वह तस्वीर कैसा है कि आगामी 21 फाल्गुन को प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा चुनाव के मद्देनजर नेपाल की राजनीति में एक रोचक द्वंद्व देखने को मिल रहा है। वह कैसा द्वंद्व कि परंपरागत दल यानी कि पुरानी पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये सभी महाधिवेशन, नेतृत्व परिवर्तन तथा एकता की सभाओं में अभी व्यस्त है। वहीं निर्वाचन आयोग के अनुसार 26 नया दल सामने आए हैं और वह मैदान में अब लड़ने को तैयारी कर रहे हैं। नए दलों का फोकस स्पष्ट है: संगठन विस्तार, चुनावी गठबंधन और जनता के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए ये 26 नया दल मैदान में कूद रहे हैं। यानी कि पिछली बार जो दलों की संख्या थी उससे 26 दल आगे आ गए हैं। आगामी 21 फाल्गुन में प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा चुनाव है और यह चुनाव अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन नेपाल के राजनीतिक मंच पर खड़े हैं दो अलग अलग ध्रुव। एक तरफ बदलाव का दावा करते हुए नया दल है, वहीं दूसरी तरफ पुराने दल जो अभी भी आंतरिक राजनीति में अटके हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मित्रों, मैं आज जो बात करूंगा, अभी नेपाल में जो नए दल दर्ता किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा चर्चित दल की मैं अभी बात करूंगा और वह भी उसमें जो कुछ कमी कमजोरियां हैं मैं उसको सामने रख रहा हूं। यानी कि उज्यालो नेपाल का बड़ा सवाल है। कुलमान घिसिंग की टीम में मधेसी क्यों नहीं है? आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की राजनीति में एक नए उभार यानी कि उज्यालो नेपाल पार्टी, इसके चेहरा कुलमान घिसिंग के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में। आपको बता दें कि उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा शॉर्ट फॉर्म, जिसे निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी के साथ गठित सरकार में 3 मंत्रालय संभालने वाले कुलमान घिसिंग का संरक्षण और नेतृत्व प्राप्त है। अपने घोषणा पत्र में यह पार्टी संविधान संशोधन की बात प्रमुख रूप से उठाई है। हर क्षेत्र में इन्होंने संशोधन का नारा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष है इसके पूर्व सचिव अनूप कुमार उपाध्याय। आपको बता दें कि बुधवार को जारी घोषणा पत्र में कार्यपालिका, विधायिका, संघीयता, मंत्रालयों की संख्या और चुनाव प्रणाली से जुड़े कई प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता बताई गई है। और कुलमान घिसिंग स्वयं बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने एक दिन में 250 ठेकेदार, ठेका कंपनी और ठेका को रजिस्ट्री खारिज कर दिया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि संविधान एक गतिशील दस्तावेज है और नेपाल के उज्जवल भविष्य के लिए इसके कुछ प्रावधानों में सुधार आवश्यक है। जी हाँ, जरूरी। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गर्म
और सबसे जरूरी सवाल उज्यालो नेपाल पार्टी में उठ रहा है कि मधेसी नेतृत्व कहाँ है कुलमान जी? क्या नई राजनीति सिर्फ नए चेहरे की बात हो रही है या फिर पुरानी भूलें दोहराने की कोशिश की जा रही है? यहाँ सतर्क होने की जरूरी है। जी हाँ, बहुत चर्चित है ये पार्टी। आज इसी सवाल का तीखा विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, यानी कि उज्यालो नेपाल उम्मीद या नया प्रयोग इस पार्टी के रूप में। कुलमान घिसिंग देश को अंधेरे से निकालने वाला पहला नाम है। लोड सेटिंग खत्म करके नेपाल को उज्यालो यानी कि उजाला देने का श्रेय कुलमान घिसिंग को ही जाता है और यहीं से इनकी पॉपुलैरिटी शुरू होती है। अब वही कुलमान घिसिंग राजनीति में आ रहे हैं, तो अब क्या जो विद्युत प्राधिकरण से उन्होंने प्रकाश दिया है वह क्या राजनीति में सफल हो पाएगा? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज तक देखा गया है कि जो लोग पहले भी बहुत प्रख्यात थे, जैसे बाबूराम भट्टराई, एक अर्थ मंत्री के रूप में बाबूराम भट्टराई ने जितनी पॉपुलैरिटी कमाई, वही बाबूराम भट्टराई जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका काम हुआ उसका रिजल्ट अभी तक आ रहा है कि वह दर दर भटक रहे हैं और उनकी पार्टी छत विच्छित हो गई है। तो यह उजालो देने वाला व्यक्ति अब कितना सफल हो पाएगा? आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। जो देश को फिर उजाला चाहिए राजनीति में भी, यह कुलमान जी कितना दे पाएंगे? लोग तो खुश हैं, युवाओं में बहुत ही जोश है, पुरानी पार्टियों से मोह भंग हो चुका है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वे बहुत गंभीर हैं। सभा में भीड़ थी, उत्साह था, लेकिन मंच पर मधेसियों की उपस्थिति खोजने से भी नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ा सवाल उजालो नेपाल पार्टी के लिए, मधेश कहाँ है सर आपकी पार्टी में? मधेश नेपाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि आपको समझना पड़ेगा। जनसंख्या, अर्थतंत्र, राजनीति, हर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका। लेकिन उज्यालो नेपाल के संस्थापक नेतृत्व में न मधेसी चेहरा, न कोई प्रमुख प्रतिनिधि और न कोई स्पष्ट मधेश केंद्रित नीति। हाँ, एक दो मधेसी को तो आप ले लेंगे, लेकिन मधेश जो इतना बड़ा क्षेत्र है उसके लिए आपके घोषणा पत्र में क्या रखा गया है? मधेश की उपेक्षा क्यों की गई है? सवाल तो उठता है। यह सवाल उठना लाजमी भी है। कुलमान जी, आपकी पार्टी में मधेसी क्यों नहीं है? ये हर मधेसी जानना चाहेगा। क्या मधेश के युवाओं ने देश को उजाला देने में योगदान नहीं दिया था? क्या आपको मदद नहीं किया था? क्या मधेश के जनता के मुद्दे अलग नहीं हैं? या फिर यह भी वही पुरानी राजनीति है जहां मधेश को भीड़ में जगह मिलता है पर नेतृत्व में नहीं? ये हर पार्टी यही बात करती है। जो ताली बजाने में मधेसी को रखा जाता है, लेकिन मंच पर माइक देने में मधेसी आउट। तो मधेश को लेकर क्या चुनौतियां हैं? मधेश हमेशा से कहता आया है, इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, हमें बराबर की भूमिका चाहिए, सिर्फ तालियां नहीं। लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता रहा है। आज नेपाल में राजनीति असमानता, प्रतिनिधित्व
की कमी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मधेश की सीमित उपस्थिति एक वास्तविक समस्या है और ये हर मधेसी खोजता है। आपके भीड़ में भी मधेसी खोज रहा था कि मंच पर कितने मधेसी हैं, कितना से बोलवाया गया है। अगर उज्यालो नेपाल वास्तव में नया विकल्प है देश का, तो फिर पहला कदम होना चाहिए समावेशिता। और हम तो मानते हैं कि समावेशिता आपने अपने उद्बोधन में भी और उसमें उद्घोषण में भी रखा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। समावेशिता बिना मधेश अधूरी है। हालांकि घोषणा पत्र में समावेशिता की जिक्र है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। वह मधेसियों को संतुष्ट नहीं करवाता है। इतना ही नहीं कुलमान जी, एक अहम प्रश्न है जो कि बार बार उठता आ रहा है, वह बिजली उत्पादन से संबंधित है। और यह अब बात खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन यह तो अब जब आप नेतृत्व लेंगे तो आपसे तो पूछा जाएगा कि बिजली उत्पादन होने वाली जगह में मुआवजा दिया जाता है, लेकिन बिजली खपत करके पैसा देने वाले क्षेत्र को यह मुआवजा क्यों नहीं? यह नीति कितनी अन्यायपूर्ण है कि आप पहाड़ में जहां उत्पादन होता है वहां आप पैसा बांटते हैं, वहां आप शेयर बांटते हैं, लेकिन मधेसी को क्या मिल रहा है? यह कितना न्यायपूर्ण है? नेपाल का बड़ा हिस्सा, खासकर मधेश, बिजली उपभोग करता है, राजस्व देता है, उद्योग चलाता है और विद्युत एक्सपोर्ट भी मधेश से होकर भारत जाता है और बांग्लादेश जाता है, जिससे अरबों का राजस्व देश में आ रहा है और ये केंद्र में आता है। लेकिन वही मधेश को आप कितना नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मधेश को अलग मुआवजा क्यों नहीं? न विशेष बजट है, न पावर कॉरिडोर कंपनसेशन। तो सवाल उठना स्वाभाविक है। एक्सपोर्ट मधेश से पैसा केंद्र में, और मधेश को क्या? उज्यालो नेपाल का नाम भी खाँटी नेपाली शैली में है। जरा गौर कीजिएगा, जो मधेश की भाषाई संवेदना और एक रूपता से दूर लगता है। तो क्या यह पार्टी पहाड़ केंद्रित बनकर रह जाएगी? उज्यालो नेपाली शब्द है, इसका हिंदी में और मैथिली भोजपुरी अवधी में उज्यालो शब्द नहीं है। क्या कुलमान जी की लोकप्रियता का सीधा लाभ मधेश तक नहीं पहुंचेगा? मधेसी यही सोच रहा है। यही डर, यही सवाल मधेश के मन में आज भी खड़ा है। कुलमान जी, एक और प्रश्न आ रहा है कि बिजली उत्पादन यानी कि पानी का सोर्स सभी पहाड़ी एरिया में है। जहां से उत्पादन होता है वहां के एरिया वालों आपको जब घेराव करता है, आपको अगर क्वेश्चन करता है, तो आप उसको वहां का शेयर, उस पावर हाउस में ही शेयर आप दे डालते हैं, जिसका कि बिल्कुल ही अभी उदाहरण देखा गया है भोटे कोसी में। किस तरह जेनजी वालों का नाम लेकर घेराव किया गया और उसका शेयर वहां के लोगों को बांटा गया। महोदय, बिजली आप उत्पादन कीजिएगा तो आप उसका प्रभावित क्षेत्र हो गए। अब बिजली अगर हम खर्च करेंगे, हम अगर पैसा आपको देंगे, उस पैसा से आप शेयर वहां बांटिएगा, उसका प्रॉफिट वहां के लोगों को बांटिएगा। यह कितना बड़ा अन्याय है। यानी कि जितना पहाड़ में 80,000 मेगावाट का स्रोत पहाड़ में है, तो 80,000 मेगावाट का शेयर होल्डर सभी पहाड़ में हो जाएंगे और वो मालो माल हो जाएगा। पैसा वहीं पर, सभी शेयर धनी वहां के हो जाएंगे और जो खर्च करेगा,
जिसके रास्ते आप पैसा कमाएंगे भारत और बांग्लादेश भेजकर, वो उसको आप दरिद्र बनाने का ऐलान कर रहे हैं। इस पर आपकी नजर कहाँ है? आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? जो अंधाधुंध शेयर आप बांटे जा रहे हैं, यह कहकर जो प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि वो रातों रात धनी होता जाए और जो आपको पैसा दे उसकी चिंता आपको नहीं है, यह कहाँ का न्याय है कुलमान जी? जरा इसको भी अपनी घोषणा पत्र में समावेश करके तो देखिए। जी हाँ, तो उज्यालो नेपाल का और भी वादा, कुछ विरोधाभास। पार्टी कहती है भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल, ई गवर्नेंस, स्थिर सरकार, संघीयता का पुनरावलोकन, विदेशों में बसे नेपाली को अधिकार। ये पुनरावलोकन में क्या करना चाहते हैं? वो तो आना पड़ा ना। जिस संघीयता के लिए मधेसियों ने, सैकड़ों मधेसी अपना जान गंवा दिया है, तो उसका पुनरावलोकन करने का दृष्टिकोण क्या है, ये स्पष्ट आना चाहिए। और विदेश में जो बसे नेपाली है उसको भी अधिकार। लेकिन सवाल, क्या यह सब बिना मधेश को बराबर की साझेदारी दिए पूरा हो सकता है? एक बार सोचिए कुलमान जी, देश को उजाला देने आए हैं, पर क्या उनकी टीम देश का पूरा चेहरा दिखा रही है? या फिर यह भी वही पुरानी काठमांडू सेंट्रिक राजनीति की दल बनकर रह जाएगी? आलोचना नहीं है ये महोदय, उम्मीद का संदेश एक हम दे रहे हैं आपको। हम आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि नया नेतृत्व नई तरह सोचे। नेपाल तभी उज्जवल होगा जब पहाड़ की आवाज भी सुनी जाए, तराई की आवाज भी सुनी जाए और मधेश की आवाज भी आपके नेतृत्व में दिखे। नई राजनीति तभी सफल होगी जब सबको साथ लेकर चले, नहीं तो वही पुरानी पार्टी की तरह आपकी भी पार्टी वही हो जाएगी। सब मधेसी को पिछलग्गू में रखेगा और बस राज खुद करेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या कुलमान घिसिंग को अपनी पार्टी में मजबूत मधेसी नेतृत्व शामिल करना चाहिए? क्या बिना मधेश के उज्यालो नेपाल पूरा हो सकता है? कमेंट में बताइए। यह बहस के भविष्य के लिए जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।